हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और सब बढ़िया है ना। चलिए ठीक है। तो बच्चों, आज ही वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आगे बात करेंगे। कुछ टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बाकी रह गया है, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद इसमें हम क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें पहला टॉपिक जो हमारा है वो है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, चलिए देखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक दो माध्यम है। कितने माध्यम है? दो। ये हो गया नॉर्मल, और नीचे जो है कोई मान लीजिए वाटर ही ले लेते हैं। नीचे जो है दूसरा माध्यम जो है वो वाटर है, या कुछ भी ले सकते हो आप, निर्वात को छोड़ करके। निर्वात मत लीजिएगा क्योंकि निर्वात ऊपर रहेगा, बता रहे हैं क्यों। तो नीचे हम मान लिए कि क्या भरा हुआ है? वाटर। और ऊपर क्या है? निर्वात, मतलब कुछ नहीं। ठीक है। अब यहाँ जो प्रकाश की किरण यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे हम सांस से यहाँ भेजे। उसके बाद क्या होगा? ये प्रकाश की किरण विरल सघन में जा रही है, क्या होगा? अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये प्रकाश किरण जो थी क्या हो गई? अविलंब की ओर झुक गई। इसको जाना चाहिए सीधा ऐसे, ठीक, लेकिन यह अविलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। क्योंकि हम बताए थे कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो वह नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। ये क्या हो गया? आपतन कोण, और ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण। ये वाला जो है, ठीक। अब सुनिए, अब इसमें अगर आपको अपवर्तनांक लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देखिए, इसमें लिखेंगे हम लोग इसको। ये तो क्या है? निर्वात। निर्वात मतलब वैक्यूम। ये क्या है? ये वैक्यूम। ये क्या है? वैक्यूम। और ये क्या है? वाटर। वैक्यूम। और ये क्या है? वाटर। इसमें लिखेंगे क्या? VNW इज इक्वल साइन आई अपान साइन आर। साइन आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण जिस माध्यम, पहले माध्यम, ध्यान दीजिए, पहले माध्यम को ऊपर लिखेंगे और दूसरे माध्यम को नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इज इक्वल साइन आई अपान साइन आर। और यदि पहला माध्यम निर्वात हो, यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो हम VNW को NW भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, NW मतलब V को हटा सकते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए ग्लास हो तो NG लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिख सकते हैं? NG, मतलब V को हटा देंगे। कब? यदि अगर पहला माध्यम निर्वात है तब। तो यहाँ लिखेंगे NW इज इक्वल साइन आई अपान साइन आर। अब इस NW को ही बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब सुनिए इसकी डिफिनेशन क्या है, सुनिए। यदि पहला माध्यम निर्वात हो, यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फिर सुनिए, जैसे अगर प्रकाश किरण का जो पहला माध्यम है वो निर्वात है और दूसरा माध्यम कुछ भी, वाटर, ग्लास, मोम, कुछ भी हो सकता है, ठीक, वैक्यूम को छोड़ करके। तो निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम है, उस माध्यम के अपवर्तनांक को उसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात जो ये VNW है या NW है, इसे ही क्या बोलेंगे?
वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसे क्या बोलेंगे, वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे NW हो गया, जो ये है NW वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। चलिए आप सुनिए, अब इसमें आप क्या करना है, हेडिंग कर लीजिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, उसके बाद ये फिगर बनाइए और फिर जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए। क्या लिखना है, यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इतना लिखने के बाद ये लिख लीजिए फार्मूला, इतना लिख लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं होता क्या है। तो हेडिंग कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल। हेडिंग क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल, इसकी हिंदी क्या होगी, क्रांतिक कोण। इसकी हिंदी क्या होगी, क्रांतिक कोण। ठीक, और दूसरा टॉपिक जो है वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो पहले इसको फिगर समझ लेते क्या होता है, फिगर से। चलिए तो 3 फिगर यहां बनाने पड़ेंगे या 2 फिगर में काम हो सकता है, जैसा आप लोग कहिए। एक फिगर ये हो गया, ऊपर जो है ऊपर कर देते हैं सघन माध्यम, वाटर ही ले लेते हैं। ये क्या हो गया, वाटर। ये क्या है, वाटर। अब प्रकाश की किरण जो है ये ऐसे आई, ये टकराई यहां से, और उसके बाद क्या होगा, ये सघन से विरल में जा रही है ना, सघन से विरल में जा रही है, क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये देखिए अभिलंब से दूर हट गई, ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण। ये क्या हो गया, आपतन कोण। अब एक फिगर और बनाते हैं हम। ये वाटर है, ये एयर है या वैक्यूम मान लीजिए। ठीक है, चलिए तो एक हम और फिगर बना लेते हैं, बढ़िया सा सुंदर सा, सीधी लाइन नहीं। चलो ऊपर वही अपना वाटर, ऊपर क्या हो गया, वाटर। चलिए अब जो है इसमें जो किरण ये थी, ये किरण जो थी, इसका आपतन कोण थोड़ा बढ़ा देंगे, मतलब थोड़ा किरण को यहाँ से मारेंगे। जो लाइट है उसको यहाँ से, टार्च से मार रहे हैं तो टार्च को यहाँ से मारेंगे। ठीक है, और नीचे करके, तो टार्च ये हो गई, देखिए ये जब यहां से मारेंगे तो ये जो किरण है ये और ऊपर जाएगी और दूर हटेगी ना। बताया ना कि आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती। मतलब आपतन कोण का मान बढ़ा तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। तो ये किरण जो है ये ऐसे निकलेगी, ये ठीक ऐसे गई, ऐसे निकली, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। अब हम इसको और झुका देते हैं, चलिए तीसरे फिगर में और झुका देते हैं। ये इसको हम क्या कर दिए, और झुका दिए। सुबह हो गई है, सुबह के 5 बज रहे हैं। चलिए देखिए आगे। तो यहाँ पे जो है इसको हम और झुकाएंगे अब, तो किरण जो है यहाँ पे जाएगी, देखिए ऐसे। अब क्या होगा, जब और झुका दिए तो ये भी और ऊपर जाएगा, तो ये जो है यहां से यहां,
देखिए ध्यान से, जो किरण थी इसको और झुकाया तो ये जो अपवर्तित किरण थी ये और ऊपर गई, मतलब यहाँ से लगभग इस ये हो गया अपवर्तन कोण, और इसका मान कितना हो गया है 90 डिग्री। आप देख ही रहे हैं कितना हो गया है 90 डिग्री। और ये क्या हो गया आपतन कोण, इसे क्या बोलेंगे बस। जिस ध्यान दीजिए आपतन कोण के जिस एंगल पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए उस कोण को ही कहते हैं क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण हमेशा सघन माध्यम में ही बनता है। तो अगर सघन माध्यम नहीं रहेगा ऊपर, तब तो जो किरण है ये तो अभिलंब की ओर झुकेगी ही नहीं ना, अभिलंब से दूर हटेगी नहीं ना, क्योंकि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी अभिलंब से दूर हटेगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाएगी तो अभिलंब से दूर नहीं हटेगी। इसलिए पहला माध्यम सघन होना चाहिए। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिए कि अभी और समझाते हैं, तो सुनिए पहले लिख देते हैं। तो सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने, विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर सुनिए, ऊपर हम मान लिए वाटर, नीचे मान लिए वैक्यूम। ऊपर आप सघन माध्यम लीजिएगा, लेकिन नीचे अधिकतर केसेस में वैक्यूम ही लेंगे। ठीक है, ऊपर कांच या तो वाटर या मोम कुछ भी ले सकते हैं सघन माध्यम, लेकिन अधिकतर केसेज में जो नीचे होता है उसमें वैक्यूम ही लिया जाता है। क्या? निर्वात। ठीक है, आप सुनिए, वह आपतन कोण, ध्यान दीजिए, कह रहा है वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए 90 अंश, उस कोण को, उस आपतन कोण को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को दिखाते हैं C से, अर्थात अगर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए तो क्रांतिक कोण जो आपतन कोण है उसको किसे दिखाएंगे? C से। अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्रांतिक कोण का मान या क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण की बहुत बड़ी भूमिका है, अभी आपको बताएंगे। इसके बाद जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि जो हीरा होता है उसके चमकने का राज भी क्रिटिकल एंगल ही है। जो हीरा चमकता है बहुत, वो क्यों चमकता है? क्रिटिकल एंगल उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसे क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए, अब देखते हैं हम लोग आगे। इसी में हम समझ लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा, फिर इसी तरह एक फिगर बनाएंगे हम। देखिए, ये क्या हो गया? नॉर्मल। ऊपर कौन सा माध्यम रहेगा? डेंस मीडियम।
सघन माध्यम रहेगा ऊपर। अब जो ये किरण जा रही है आपतित किरण, इसको हम जो और इधर से यहाँ से मारेंगे और मतलब इधर झुका देंगे, तो किरण है और इसको और नीचे झुकाएंगे, ठीक है। तब क्या होगा सुनिए। थोड़ा इससे पहले हम क्रांतिक कोण का फार्मूला जान लेते हैं क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने से पहले। चलिए समझिए। अब अगर इफ्नेल के नियम से अगर देखें, लिखिए फ्रॉम इफ्नेल्स लॉ, फ्रॉम इफ्नेल्स लॉ। इफ्नेल का नियम क्या था, 1 and 2 इज इक्वल साइन आई अपान साइन आर। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल साइन आई अपान साइन आर। ये किसका नियम था, इफ्नेल का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम। अब सुनिए, 1 and 2 इज इक्वल साइन आई, मतलब आपतन कोण कितना है सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन सी, अपान अपवर्तन कोण का मान कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90। तो ये हो जाएगा 1 and 2 इज इक्वल साइन सी अपान 1, साइन 90 वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक या सघन माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इज इक्वल साइन सी। और अगर हम ऐसा लिखें कि निर्वात के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तब क्या हो जाएगा, तब ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात 2n1 इज इक्वल, ये भी इधर भी उल्टा हो जाएगा क्या 1 अपान साइन सी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल 1 अपान साइन सी। ये हो गया हम लोगों का फार्मूला। इसको आप लिख लीजिए। ये फिगर जो बना, अभी जो फिगर बनाया जाए इसको बनाइएगा, उसके बाद क्रिटिकल एंगल की डिफिनीशन, और उसके बाद इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या होता है। अभी हम बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, मतलब किरण को और इधर झुका देंगे तो लगभग किरण ऐसे जाएगी, देखिए ये, ठीक। अब सुनिए, अभी तक तो ये 90 डिग्री भी इसका रिफ्रैक्शन हो रहा था, लेकिन आपतन कोण का मान और बड़ा कर देंगे, जब आई का मान और बड़ा करेंगे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तब क्या होगा, ये जो किरण है ये अपवर्तित किरण ये और ऊपर जाएगी, अर्थात ये किरण ऐसे निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण, ये हो जाएगा क्या, नहीं, कौन सा होगा बताइए, अपवर्तन कोण कौन सा होगा भाई, ये वाला, इससे दूर हुआ है ना, ये किरण इससे दूर हुई है ना, तो ये अपवर्तन कोण हो गया, ये हो गया आर, ठीक। और इस घटना को ही, इस प्रोसेस को ही कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हेडिंग कर लीजिए आप लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी हिंदी लिख लीजिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। आप सुनिए, तो जब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में ना जाकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस क्रिया को ही, इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसको लिखिए आप, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में ना जाकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब आप बना लीजिए ये वाला फिगर, और ऐसे अगर सही मानिए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन
हेडिंग करने के बाद जो फिगर हम बनाए हैं ये तीनों अभी इसके पहले बनाए थे, उसको बनाइए फिर इसको बनाइए, जिससे कि आपको समझ में अच्छा है। फिगर से जब आप याद करो, आप फिगर दिमाग में आ जाए तुरंत कि हाँ ऐसे ऐसे था। फिगर समझोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं याद करना समझना मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, जैसे हीरे की चमक, हीरा चमकता ज्यादा क्यों है? ठीक है, प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 90 अंश पे मुड़ना, प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा 180 अंश पे मुड़ना, इस सब को हम लोग चलिए देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जो भी हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण पढ़े, उसका यूज क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उसको हम क्यों पढ़े, साइंस में उसको क्यों पढ़ाया जाता है। तो चलिए हेडिंग कर लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। तो पहला हम इसमें 2 कराएंगे, हो सकता है 3 करा दें यूज। तो पहला आपका है ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स, मतलब हीरे की चमक। हीरा चमकता क्यों है, उसका भी रीजन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन और हीरे के पदार्थ का उच्च अपवर्तनांक, 2 रीजन है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए क्या होता है। विशेष करके जो हीरे का पदार्थ होता है उसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 2.42। इस कारण हीरा चमकता है। और विशेष करके सुनिए अगला टॉपिक क्या, एक तो ये रीजन है कि हीरे के पदार्थ का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा रीजन है हीरे के पदार्थ को इस प्रकार काटा जाता है को इसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे? बार बार। और उसमें से कुछ प्रकाश उसके तलों से बाहर भी आता है, जो कि हमारी आंखों में पड़ता है तो हम हीरे को देख पाते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों में पड़ता है तभी वह वस्तु में दिखाई देगी, अन्यथा वह वस्तु दिखाई नहीं देती है। चलिए तो अब देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। जो भी बताया विशेष करके वही लिखा हुआ है। आभूषणों में प्रयुक्त विशेष रूप से कटे हुए हीरे की अत्यधिक चमक का आधार भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसको तो बताया भी आपको। इसका कारण हीरे के पदार्थ का उच्च अपवर्तनांक 2.42 है या होता है, जिसके कारण हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम होता है। अपवर्तनांक ज्यादा होगा, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उस पदार्थ का क्रांतिक कोण बहुत कम होगा। ठीक, चलिए प्राकृतिक हीरे के तलों को इस प्रकार काटा जाता है। बोले ना, जो तल होता है उसको इस प्रकार काटा जाता है कि उसके किसी तल से प्रवेश करने वाला प्रकाश उसके अनेक तलों पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। ऐसे उसको काटा जाता है कि उसके तल पर जो भी प्रकाश पड़ता है वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। अब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगा तो जाहिर सी बात है तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर क्या बोल रहा है? तथा हीरे के ऊपर ही पूर्ण आंतरिक रूप से परावर्तित होता रहता है। हीरे का जो तल होता है उसके ऊपर ही बार बार उसको ऐसा काटा जाता है कि बार बार उसके ऊपर ही परावर्तित होता रहता है। यह प्रकाश कुछ ही तलों से बाहर आ पाता है। ऐसा नहीं पूरा प्रकाश उसी में परावर्तित होता रहता है, कुछ प्रकाश बाहर भी आता है, जिससे उस तल की ओर देखने पर वह तल अन्य तलों की अपेक्षा अधिक चमकदार दिखाई देता है। मतलब अधिकतर तल ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश पड़ेगा तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और बहुत कम तल ऐसे होते हैं हीरे के पदार्थ में जिसमें प्रकाश पड़ने के बाद वापस आ जाता है। ठीक, जिससे कि हीरे को देखने पर वह अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, अब चलते हैं कि प्रिज्म का यूज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में कैसे करते हैं। ठीक, चलिए
तो अगला हेडिंग है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म। सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये दिखाया गया हीरा, ये जो हीरा दिख रहा है आपको, इसी तरह हीरा होता है, ठीक, इसी तरह होता है, यही हीरा है, देख लीजिए आप। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो इसमें लिखा गया कांच के समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रिज्मों का उपयोग प्रकाश यंत्रों में उनके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण के कारण किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज जो होता है उन्हीं प्रिज्मों में किया जाता है जो समकोणिक होते हैं और समद्विबाहु होते हैं। मतलब उनका एक ऐसे त्रिभुज के रूप में होते हैं वे कि उनका एक कोण 90 अंश का होता है और जिस त्रिभुज के रूप में होते हैं उसकी दो भुजा बराबर होती है, ठीक, अर्थात वह समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसमें थोड़ा आगे भी देख लेते हैं प्रिज्म वाले में। चलिए, तो सेकेंड यूज में हम देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश की दिशा को 90 अंश में बदलना। प्रकाश की दिशा को 90 अंश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे घुमा देते हैं, उसको हम देखेंगे कैसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा। चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जब कोई प्रकाश की किरण समकोण बनाने वाले एक तल पर लंबवत आपतित होती है, कैसे, लंबवत, तो वह अनुप्रस्थ काट के कर्ण वाले तल पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा 90 अंश से विचलित हो जाती है। किससे, कर्ण से, भी समझाएंगे, तथा तीसरे पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में निर्गत होती है। इसका कारण ऐसे प्रिज्म में प्रयुक्त विशेष प्रकार का कांच का क्रांतिक कोण 42 अंश होना है। मतलब अगर आपको प्रकाश की किरण को 90 अंश में कन्वर्ट करना है, मतलब उसकी दिशा को 90 अंश से चेंज कर देना है, तो जो प्रिज्म का पदार्थ होना चाहिए उसका क्रांतिक कोण कितना होना चाहिए, 42 डिग्री। ठीक, अब आप कहेंगे सर इतना बता डाले, कुछ समझ नहीं आया, तो चलिए फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हम यहां पे बना लेते हैं एक प्रिज्म। आप देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक। तो ये भुजा थोड़ा कम है क्या, ठीक, लगभग बराबर ही है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, देखिए फिर। अब लगभग बराबर, ये दोनों भुजा लगभग इक्वल है। चलिए, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 45। समकोण त्रिभुज का ये एंगल कितना होगा, 45। अब इसमें लिखा हुआ है एक तल पर लंबवत आपतित होती है, देखिए समकोण बनाने वाले एक तल पर लंबवत आपतित होती है। तो समकोण दो तल बना रहे हैं, एक ये और ये मिल करके समकोण बना रहे हैं, मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इसमें से किसी तल पर आपतित होगी, ठीक। तो हम मान लेते हैं इस तल पर प्रकाश की किरण ऐसे गई, थोड़ा नीचे लेते हैं, ये। अब इसमें जो है यहां से प्रवेश की तो सीधा चली जाएगी, कैसे चली जाएगी, सीधा, ध्यान रखिएगा कैसे जाएगी, सीधा। अगर मान लीजिए एक मीडियम है, ये नीचे सघन माध्यम है और ऊपर विरल माध्यम है, अब कोई प्रकाश किरण सीधा आएगी तो वह विचलित नहीं होगी, वह विचलित नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इसी तरह यहाँ भी हुआ है, सीधा गई तो विचलित नहीं हुई। अब सुनिए, अब जब ये प्रकाश किरण यहाँ तक गई, यहाँ पे टकराई, और यहाँ टकराने के बाद ये अब किस माध्यम में जाएगी, दूसरे माध्यम में। अगर मान लो प्रिज्म रखा है वायु में, तो ये प्रिज्म से, ध्यान रखिएगा, प्रिज्म से में कहाँ जाएगी, वायु में जाएगी, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अब देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल 90 नहीं है, हम बताए थे कि 90 होगा तभी सीधा निकल जाएगा, लेकिन ये एंगल 90 नहीं है,
ठीक, तब सुनिए। अब इसमें जो है इस तल पर जो जिस ये वाले तल पर एक अभिलंब डाल देते हैं हम। ये अभिलंब मतलब जो तल से 90 डिग्री एंगल बनाया, ये अभिलंब हो गए। अब जब प्रकाश की किरण जो है यहां से ऐसे गई तो ये एंगल जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये एंगल जो होता है 45 डिग्री का होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ पे ये इसको ऐसे रहा रहता है, ये एंगल अगर सीधा समकोण त्रिभुज पे ऐसे गया है तो ये जो ये एंगल बनेगा ये वाला, ये कितना होगा 45 डिग्री। और इसका क्रांतिक कोण कितना लिखा गया है 42 डिग्री ना, मतलब ये एंगल जो है 42 डिग्री से अधिक है। और अगर एंगल 42 डिग्री से अधिक रहेगा, क्रांतिक कोण अधिक रहेगा, तो उसका क्या होगा पूर्णांतरिक परावर्तन, मतलब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण जो थी ये ऐसे निकल गई, कैसे निकल गई, ऐसे। और ये जो है ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ध्यान रखिए कभी पूर्णांतरिक परावर्तन में ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा इक्वल, क्या होगा इक्वल। तो देख लीजिए 45 और 45 कितना हो गया 90, अर्थात प्रकाश की दिशा को, प्रकाश की किरण की दिशा को प्रिज्म की सहायता से और पूर्णांतरिक परावर्तन की हेल्प से कितना हम चेंज कर दिए 90 अंश। कितना चेंज कर दिए 90 अंश। इसी तरह एक किरण और देखिए, मान लीजिए किरण ऐसे यहाँ पे गई ऐसे, अब 90 डिग्री गई तो सीधा निकल जाएगी, विचलित नहीं होगी, 90 डिग्री विचलित नहीं होगी। तो ये प्रकाश किरण ऐसे गई, अब यहाँ से प्रिज्म से दूसरे माध्यम में जाएगी, इसको मिटा देते हैं हम लोग। जब प्रिज्म से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगा उसका पूर्णांतरिक परावर्तन, क्योंकि देख ही रहे हैं आप कि ये एंगल जो है ये वाला एंगल, पहले हम अभिलंब बना लेते हैं। अभिलंब यहाँ जहां प्रकाश किरण जाए वहां पे अभिलंब बना दीजिए। आप देख रहे हैं कि ये एंगल जो है ये कितना है 45 डिग्री। ध्यान रखिएगा 45 डिग्री यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि ये इसी के लगभग बराबर तो होगा एंगल ये वाला। ठीक, अब जो है प्रकाश की किरण जो है इस माध्यम से इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक, ऐसा आप समझिए, अगर कम समझ में आ रहा सुनिए। प्रकाश की किरण जो है समकोण प्रिज्म में अगर समकोण बनाने वाले तल पर आपतित होती है तो कर्ण वाले तल पर जब आपतित होगी तो 45 डिग्री पर ही आपतित होगी, और 45 डिग्री 42 से अधिक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन और प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी। और ये एंगल 45 डिग्री अभी आपको बताए कि पूर्णांतरिक परावर्तन में ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा इक्वल, अर्थात ये भी एंगल कितना हो 45 और 45 ये भी 45 भी कितना हो गया 90, अर्थात प्रकाश की किरण की दिशा 90 डिग्री चेंज हो गई। समझ गए होंगे, नहीं समझे, समझ गए। ठीक, तो वही यहाँ बताया गया है। तो इस विधि से इसी तरीके से हम प्रकाश की किरण की दिशा को 90 अंश बदल देते हैं। ठीक है, चलिए हम देखेंगे प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की जो दिशा होती है उसको उलटते कैसे हैं। मतलब प्रकाश की किरण ऐसे अगर ऐसे जा रही है सीधी, तो प्रिज्म से टकराने के बाद वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट आएगी। ये कैसे होता है प्रिज्म के द्वारा, तो चलिए समझ लेते हैं। तो पहले जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। वैसे आपको लिखने से जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने से कुछ समझ आने वाला नहीं है जब तक फिगर बना के नहीं समझाएंगे। चलिए, तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के कर्ण वाले तल पर लंबवत आपतित होती है तो वहां अन्य दो तलों पर क्रमशः पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा 180 अंश से मुड़ जाती है तथा आपतित प्रकाश की दिशा में ठीक विपरीत दिशा में प्रिज्म से निर्गत होती है। पिछले जो एग्जाम्पल था उसमें प्रकाश की दिशा को 90 अंश कन्वर्ट करना था। अगर 90 अंश प्रकाश की दिशा को कन्वर्ट करना बदलना हो तो जो आपतित प्रकाश है उसको समकोण बनाने वाले तल पर लंबवत आपतित करते हैं। कैसे लंबवत, किस पर, समकोण बनाने वाले तल पर।
और लेकिन अगर आपको 180 अंश से कन्वर्ट करना है, मतलब उल्टा दिशा करना है, उल्टा करना मतलब 180 अंश ही ऐसे जा रही थी, फिर टकरा के ऐसे आगे, मतलब 180 अंश। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रकाश की जो आपतित प्रकाश जो है उसको कर्ण वाली भुजा में आपतित कराना पड़ेगा, वो भी लंबवत। कैसा? लंबवत। चलिए फिगर देख लेते हैं। तो फिगर बना लेते हैं पहले। ये देखिए समकोण त्रिभुज है भाई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एंगल कितना है 90। कितना है 90। आप सुनिए, और ये क्या है आपका कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। कर्ण बड़ी नहीं लग रही है क्या? समकोण लग रहा है। फिर से अब लग रहा होगा बड़ी भुजा। ये क्या है? कर्ण। ये एंगल कितना हो गया 90। ये भी 90, ये कितना है 45। तो दो भुजा बराबर तो दो एंगल भी बराबर होंगे 45। ये ठीक। आप सुनिए क्या होगा। अब की बार प्रकाश की किरण कर्ण पे आपतित कराना है, वो भी लंबवत। पिछले बार हम लोग समकोण बनाने वाले तल पर करवाए थे, जैसे इस पर या इस पर। चलिए, तो इस पर लंबवत आपतित कराइए। ये प्रकाश की किरण गई, टेढ़ी हो जा रही। ये लंबवत जाने के कारण इसमें से तो सीधा निकल जाएगी। ठीक। अब सुनिए, आपको ये जो लग रहा हो, ये त्रिभुज, ये समकोण लग रहा है क्या? मतलब ये एंगल कितना होगा 90। तो ये 90, ये 45, तो ये भी कितना होगा 45। अब इसमें हम जहां पे प्रकाश किरण आपतित होगी वहां पे क्या डाल देंगे? लंब। क्या डाल देंगे? लंब। अब सुनिए, ये एंगल भी 45 होगा, और ये एंगल जो पूरा ये वाला एंगल है ये 90 है, तो ये 45 और ये पूरा 90, तो ये कितना होगा? ये भी कितना हो जाएगा 45। अब 45 पे आपतित होगी तो क्रांति कोण है 42। क्रांति कोण कितना है 42, अर्थात 45 42 पे ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन। अर्थात ये जो किरण है ये 45 में ही ऐसे आएगी। ऐसे आएगी, ऐसे। ये एंगल ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये एंगल आपको दिख रहा है पूरा 90 है। कितना है 90। तो और ये 45 है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 45। वैसे भी पिछले वीडियो में बताए थे कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर। और इसमें बता भी दिए कैसे। ठीक। चलिए, तो ये प्रकाश किरण ऐसे आ गई। अब जो है ये 90 है और ये 45 देखिएगा, तो और ये 90 है, ये कितना है 90, और ये 45 है, ये 90 है पूरा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। जब ये 45 ये 90, तो बचा वाला कितना हो जाएगा 45, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180, और 90 और 45 दोनों जोड़ करके 180 में घटाओगे तो 45 क्या आएगा। अर्थात ये एंगल कितना हो गया 45। फिर देखिए ये एंगल क्या हो गया क्रांतिक कोण से अधिक। जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन किसका? किरण का। यहाँ भी एक अभिलंब डाल दीजिए। ये अभिलंब डाल दे रहे हैं यहाँ, ये हो गया अभिलंब। अब जो ये प्रकाश की किरण है ये फिर ऐसे मुड़ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, परावर्तन हमेशा, परावर्तन का जो एंगल होगा वह आपतन कोण के बराबर ही होगा। परावर्तन का एंगल आपतन कोण के क्या होगा? बराबर। अर्थात ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? ये वाला एंगल कितना होगा 45। अब आपतन कोण कौन सा होगा? ये नहीं है आपतन कोण, ध्यान रखिएगा, ये वाला आपतन कोण है, अभिलंब और आपतन कोण के बीच का। भले बराबर हो, कैसे देखो, देखिए ये 90 है ना पूरा, और ये 45, तो ये भी कितना हो गया 45। कितना हो गया 45। तो देख लीजिए, प्रकाश की किरण जिस दिशा में गई थी उसके विपरीत दिशा में लौट आई। ये देखो, जिस दिशा में गई थी
उसके विपरीत दिशा में लौट आई। तो इस मेथड से, इस विधि द्वारा हम प्रकाश की किरण की दिशा को उल्टा कर देते हैं। कैसे? ऐसा प्रिज्म चाहिए जो कि जिस पदार्थ से बना हो उसका क्रांति कोण 42 डिग्री हो। ठीक। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह कि जो प्रिज्म होना चाहिए उसका एक एंगल 90 डिग्री का और बाकी के 2 एंगल 45 डिग्री के होने चाहिए। ठीक। और तीसरी बात यह है कि जो आपतित प्रकाश है वो कहां पर आपतित होना चाहिए? कर्ण पर, वो भी लंबवत। कैसा? लंबवत। और अगर ऐसा हो गया तो जो प्रकाश की किरण जाएगी वह प्रिज्म से परावर्तित होकर फिर उसी दिशा में वापस लौट आएगी, मतलब उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी। कैसे? इसको हम आपको बता दिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को आगे पीछे करके समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं